कि कुछ हमने इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस देखी हैं कंडीशन कोड्स की बेस के ऊपर। इसी चीज़ में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जो कि इन कंडीशंस के ऊपर, कंडीशनल फ्लैग्स के ऊपर बेस्ड हैं, और उससे हमारे प्रोग्राम के अंदर वी आर एबल टू डू interesting things and we are able to meaningfully translate from C code down to assembly code in an efficient manner. So I'm really happy कि हमें ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले लेक्चर में हम बहुत तफसील से देख कर आए हैं। हमने अनकंडीशनल जंप भी देखी थी जिसकी कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, सो इट ऑलवेज जंप्स टू दी एड्रेस जो कि इसके बाद लिखा होता है। टिपिकली हम वहाँ लेबल लगा के एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद ये जितनी जंप की इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी हम बहुत तफसील से पिछले लेक्चर में देख कर आए हैं। आई होप कि ये सब आपको क्लियर होंगी, और आई होप कि अब तक आप इसको इतना ज़रूर इस पर सोच चुके होंगे कि अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा जनाब, तो अब हम फाइनली वी आर रेडी टू स्टार्ट लुकिंग एट C programs and the translation of those programs into assembly language and to see कि इसके अंदर क्या क्या कुछ हो रहा होता है। सो यहाँ पर एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ऊपर नज़र आएगी कि ये जो हमने कमांड दिया, बाय द वे शार्क इज़ जस्ट द शार्क मशीन जो CMU में यूज़ करते हैं। सो GCC OGS ये सब आपके इल्म में है, असेंबली तक जाना है और किस तरह से कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है। ये एक नई चीज़ आपको नज़र आ रही है, नो इफ़ कन्वर्जन। सो ये जो नो इफ़ कन्वर्जन की आपके पास डायरेक्टिव नज़र आ रहा है, इसका मैं ब्रीफली अभी एक्सप्लेन करता हूँ और आगे जाकर मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि, और इसकी बात पिछले लेक्चर में भी थोड़ी सी आई थी कि हमारे पास द वे आर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट इज़ दैट कि ये एक साथ इंस्ट्रक्शंस लेकर आ रहे होते हैं मेमोरी के अंदर से, रादर देन वेटिंग फॉर कि मैं एक इंस्ट्रक्शन फेच करके लाया हूँ, वो डिकोड हो, एग्जीक्यूट हो, फिर अगली इंस्ट्रक्शन आए। एक इकट्ठी आपकी एक इंस्ट्रक्शन आती है, फेच होती है, अभी वो डिकोड हो रही होती है, तो दूसरी आ जाती है, अभी वो पहली वाली एग्जीक्यूट हो रही होती है तो दूसरी डिकोड हो रही है, और उसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी आपके पास फेच हो चुकी है, सो ऑन। इसको हम पाइपलाइनिंग कहते हैं। इस पाइपलाइनिंग को एनेबल करने के लिए, इसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है। पाइपलाइनिंग के अंदर एक चैलेंज आता है जंप्स के साथ, कि जब आपके पास कंडीशंस आती हैं तो कंडीशन के वक्त मालूम नहीं है कि अब यहाँ से इसके बाद कौन सा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने लगे, और जो मैं इंस्ट्रक्शंस अगली उठा के लाया वो पता नहीं वो इफ़ की मैंने उठा के लानी थी या एल्स पार्ट की उठा कर लानी थी, जो प्री फैच की हुई है, मैंने पहले से ला कर रखी हुई है। तो लिहाजा हम एक काम इस चीज़ को एनेबल करने के लिए ये करते हैं, कंपाइलर्स ये करते हैं कि वो इफ़ और उसके जितने भी एल्स हैं, यानी जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो सब के सब को इवेल्युएट करके रख लेते हैं। इसको हम इफ़ कन्वर्जन कहते हैं, कि हमारा कंपाइलर हमारे कोड को इस तरह चला रहा होता है कि उसने सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ के आंसर निकाल के रखे हुए। तो अब एंड टाइम पे जो भी कंडीशन सक्सेसफुल हो गई उसने उन सब के सब का आंसर ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है। यानी वो ये नहीं करेगा कि खाली सक्सेस वाली साइड एग्जीक्यूट करेगा या एवेल्युएट करेगा, वो सबको कर लेगा और आखिर में वो रिजल्ट यूज़ कर लेगा जो कंडीशन के साथ मैच कर रहा है, जो कंडीशन जिस साइड की फुलफिल हुई है। ठीक है, इस चीज़ को हम बाय द वे यहाँ पे डिसेबल कर रहे हैं। GCC में जब कह रहे हैं नो इफ कन्वर्जन, तो हम कह रहे हैं ऐसा ना करो, तुम सीधे तरीके से अपने कोड्स को लिखो, बिकॉज उसको करने की वजह से कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती हैं, कंडीशनल मूव वगैरह की, जो हम आगे जाकर देखेंगे, जो फिलहाल अभी हम नहीं चाह रहे कि हमारे कोड में आए। तो ये तो बस एक्सप्लेनेशन थी क्विकली इस पार्ट की कि ये पार्ट क्या कर रहा है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। सो वी हैव दिस प्रोग्राम लॉन्ग एप्स डिफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये कर रहा है कि चेक कर रहा है कि आपके पास ये दो चीज़ें आई हैं, एक्स और वाई। हमें मालूम है कि ये DI में आया है, यानी RDI में आया है, ये RSI के अंदर आया है, और नाउ वी आर कंपेयरिंग दीज टू कि क्या एक्स वाई से बड़ा है। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो यू डू एन x माइनस वाई, otherwise you do a y minus x and then you return the result। ठीक है, सिंपल, इट्स अ सिंपल कोड, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करके आंसर रिटर्न कर दो। दैट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज। अच्छा, इस चीज़ को असेंबली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये याद रहे कि ये ब्लू पार्ट इस ब्लू पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये रेड पार्ट इस रेड पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसने सबसे पहले किया है कंपैरिजन बिटवीन योर SI एंड DI, और जैसे हमने कहा था कि हम इसको सीधे ऑर्डर में लिख लिया करेंगे। सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन X एंड Y, एंड नाउ इट इज इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग कि X ग्रेटर देन Y है, ये उसकी ऑपोजिट चीज को इवेल्युएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने जंप करना है। ये कह रहा है कि अगर इसका ऑपोजिट ट्रू है तो एल्स में चले जाओ, बिकॉज योर कंडीशनल जंप्स विल टेक यू अवे फ्रॉम द इफ पार्ट एंड टू द एल्स पार्ट। अच्छा, अब ये सब कन्वेंशंस हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ इफ एवेल्युएट करते और नीचे इफ लिख लेते, ऊपर एल्स लिख लेते। यानी
इस जंप के बिल्कुल बाद जो कोड लिखा हुआ था वो एल्स का कोड लिखा हुआ होता, और जो जहां पर जंप करके ले जा रहे थे वहां इफ का कोड लिखा होता। जब आप असेंबली में कोड कर रहे होते हैं तो ये सब कुछ हो सकता है। यहाँ हम बाय कन्वेंशन देख रहे हैं कि यूजुअली कंपाइलर्स क्या करते हैं। सो द वे कंपाइलर्स वर्क इज दैट कंडीशन थी x ग्रेटर देन y चेक करने की, इसने उसकी ऑपोजिट कंडीशन चेक की है कि क्या लेस देन और इक्वल टू नहीं है। अगर लेस देन और इक्वल है तो एल्स पे चले जाओ जो कि L4 है, अगर लेस देन इक्वल नहीं है तो इफ पर आ जाओ जो कि ये ब्लू में लिखा हुआ है। इफ क्या है, इफ के अंदर आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली यू वांट टू डू x माइनस वाई, तो आपने di को rax में मूव किया, di में क्या था x था, एंड देन si को उसमें से माइनस कर दिया। सो दिस इज योर x माइनस वाई हैपनिंग। this was your if part, so this was your x minus y happening, और x minus y का आंसर rax में आ गया है। अगर आपको याद हो आखिर में हमें रिटर्न भी rax के अंदर ही करना है। सो रिजल्ट इज इक्वल टू x minus y यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर else पार्ट में चले जाते विच इज x ग्रेटर देन इक्वल टू y वाला पार्ट, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप y माइनस एक्स करेंगे। तो ये आपने y मूव किया rax के अंदर एंड देन यू डू y माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इज योर y माइनस एक्स, और ये भी चीज जो है RAX में जा चुकी है। सो अब डिपेंडिंग ऑन के कौन सा पार्ट चलेगा, यूर ऑल सेट एंड यू कैन रिटर्न फ्रॉम विच एवर पार्ट जिसमें आप चले गए थे। सो दिस इज अ सिंपल कन्वर्जन बिटवीन दिस सी कोड एंड दिस असेंबली कोड। यहाँ पर पॉज करके अपने आप को अच्छी तरह कन्विंस कर लें दैट यू बिलीव दिस इज हाउ इट्स वर्किंग, और इस बात पे भी कन्विंस कर लें जो मैंने इससे पहले आपको कही है कि जो हमने कहा है ना कि कन्वेंशन ये है कि आप x ग्रेटर देन y यहाँ चेक कर रहे थे, लेकिन हमने जंप को उसका उल्टा बना दिया। और मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, आप इसको यूं भी लिख सकते थे कि जंप इफ ग्रेटर, यानी वो उसी कंपैरिजन के बाद जंप इफ ग्रेटर कहते, मीनिंग कि x ग्रेटर देन y, और जंप इफ ग्रेटर कह के आप जंप कर जाते, मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ पार्ट के ऊपर, और मैं अपना इफ पार्ट जो है वो इस लेबल के अंदर लिखता, यहाँ मेरा इफ लिखा होता, और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता एल्स पार्ट। सो एल्स पार्ट मेरा यहाँ पर आ जाता और इफ पार्ट मेरा यहाँ पर चला जाता, और फिर बाकी काम मैं उसी तरह से कर रहा होता कि मैं यहाँ पर। सो बेसिकली अब मेरा जो ये ब्लू वाला हिस्सा है, वो यहाँ नीचे आ जाता। सो दिस वुड हैव बीन द ब्लू पार्ट, एंड जो ऊपर रेड है वो रेड वाला पार्ट वहाँ पर इवेल्युएट होता, और हम इसी तरह रिटर्न कर जाते। तो असेंबली में अगर हम कोड कर रहे होते तो ये कोई मजबूरी नहीं थी कि आप इसको उसी तरह से लिखें। यू हैव दीज जंप इंस्ट्रक्शंस, आप किसी भी तरह लिख सकते थे, लेकिन कंपाइलर्स यूजुअली इसको इस अंदाज से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सी के अंदर जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है जिसको मॉडर्न प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, और आपने कहीं ना कहीं आप ये पढ़ेंगे भी कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। बट एनी हाउ, एक गो टू की इंस्ट्रक्शन आपके पास मौजूद है जो कि बेसिकली बिल्कुल वैसे ही काम करती है जिस तरह से आपकी जंप की इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम करती हैं। सो अब हम यहाँ पर करने ये लगे हैं कि हम इस सी के कोड को सी ही के कोड में लिख रहे हैं, लेकिन रीराइट कर रहे हैं एज इफ कि जैसे हम असेंबली में लिख रहे होते। सो हम बजाय सी के अंदाज के हम इसको असेंबली के अंदाज में लिखने लगे यूजिंग द गो टू इंस्ट्रक्शंस। गो टू के आगे भी लेबल लगता है और वो वहां पर उसके बाद चली जाती है। अच्छा जनाब, सो ये कोड वही है लेफ्ट साइड के ऊपर। अब राइट पे देखें कि अब हम इसको किस तरह लिखने लगे। हमने उसी तरह लॉन्ग रिजल्ट डिफाइन किया, एंड देन हमने एक टेस्ट किया, एंड टेस्ट का एक वेरिएबल बनाया, और हमने कहा कि इसको इक्वल कर दो x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी ऑपोजिट कंडीशन, जैसे हमने पिछले स्लाइड में कहा था। ऑपोजिट कंडीशन को टेस्ट करके इसमें रख लिया। सो अब एंड टेस्ट के अंदर या ट्रू आएगा यानी कि 1 आएगा, या एंड टेस्ट के अंदर 0 आएगा, ऑल जीरोस, यानी कि फॉल्स आएगा। सो इट्स आइदर ट्रू और फॉल्स, एंड देन वी चेक इफ एंड टेस्ट, यानी इफ एंड टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू यू गो टू एल्स, यानी अगर एल्स कंडीशन वाला चीज फुलफिल हो गई तो यू गो टू द एल्स पार्ट। यहाँ आपने सी में ये लेबल लगाया हुआ है, दिस कोड विल वर्क इफ यू ट्राई इट, रिजल्ट इज इक्वल टू y माइनस एक्स। अदरवाइज अगर आप यहाँ पहुंच गए तो इसका मतलब है कि अब आप इफ पार्ट में आ गए, दिस विल वर्क। और इस जगह से आपने जब होने के बाद या तो आप यहीं से रिटर्न भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं था, हो सकता था रिटर्न, लेकिन हमने ये कहा कि गो टू डन, एक डन बना दिया, यहां से ये इसी डन के ऊपर आएगा, और ये वाली चीज अगर हम एल्स पार्ट में आए हुए तो इसने वैसे ही इसके बाद इसी जगह आ जाना है। ठीक है, और डन के अंदर आकर आप रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट को।
ठीक है. One reason why we did not do a return from here is कि हम अक्सर ये prefer करते हैं कि हमारा पूरा function से return होने की जगह एक रहे. There are reasons for that, लेकिन it's not a necessity. It's a convention for handling certain types of problems. तो लिहाजा यहाँ पर हम उस अंदाज से कर रहे हैं. अगर ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन ना होती, इस प्रोग्राम ने आगे चलना होता, तब ये हमारी मजबूरी होती कि हमें ये डन पार्ट के ऊपर गो टू करके आना ही पड़ता. हम जाहिर है उस वक्त रिटर्न तो ना कर रहे होते, तब तो ये होता ना कि जो बाकी कोड है वो एग्जीक्यूट करो इसके बाद का, तो तब तो हमें इसी तरह इसको लिखना पड़ता. तो अपने आप को एक दफ़ा इस पर भी कन्विंस कर लें, अगरचे स्लाइड में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बट जस्ट कन्विंस योर सेल्व्स दैट यू बिलीव ऑल ऑफ दिस. यानी not artificially convince yourselves, pause, ponder upon this, maybe code it if you want to, and then convince yourselves. अच्छा जनाब, सो अब हम एक काम ये करने लगे हैं कि हम अपनी कंडीशनल ब्रांचेस को लिखने लगे हैं इस इक्वल टू वाले अंदाज से. ये आपको मालूम होगा इससे पहले भी कि ये जो सॉरी इक्वल टू नहीं, क्वेश्चन मार्क वाले अंदाज से, यानी कि हम इफ एल्स की इंस्ट्रक्शंस को ऐसे भी लिख सकते हैं. यू परफॉर्म अ टेस्ट हियर लाइक x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, और उसके बाद यू राइट अ क्वेश्चन मार्क, एंड देन अगर यानी इफ वाली चीज ट्रू हो गई, यानी ये टेस्ट ट्रू हो गया तो ये काम होगा, और अगर वो फॉल्स हो गया तो एल्स वाला काम होगा, और उसके बीच में आप एक कोलन यूज करेंगे. दिस इज अ परफेक्टली लेजिटिमेट सी सिंटैक्स, और ये हम अक्सर यूज करते हैं एक ही लाइन के अंदर पूरा इफ एल्स लिखने के लिए. आई होप कि आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगियों में इससे पहले ये काम किया होगा. यहाँ पर देख लीजिए कि ये काम किस तरह से हो रहा है. सो हम यही वाली चीज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वाला ही फंक्शन लिख रहे हैं, एंड वी आर सेइंग वैल्यू इज इक्वल टू either x minus y या y minus x depending on this condition x is greater than y. So जिस तरह आप इसको रीड करेंगे वो ये करेंगे, if x is greater than y then x minus y return हो, otherwise else y minus x return हो. रिटर्न होने का क्या मतलब है कि वो इस equal to के जरिए val में चला जाएगा. So val is equal to x minus y if x is greater than y, val is equal to y minus x if x is not greater than y. ठीक है, कि क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई आपको. इसको अगर आप गो टू के अंदाज में लिखना चाहें तो ये आपके पास नीचे कोड लिखा हुआ है. सो आपने अगेन जो भी आपका टेस्ट था उसका नॉट, उसका नेगेटिव वर्जन आपने इवेल्युएट किया, जैसे कि हम अभी कह रहे थे कि ग्रेटर देन टेस्ट करना है तो आप लेस देन इक्वल टू टेस्ट करने. तो ये वाली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एंड टेस्ट इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ योर टेस्ट. इफ एंड टेस्ट गो टू एल्स, यानी जब भी ये वाली चीज फुलफिल होती है, लाइक एक्स ग्रेटर देन वाई चेक कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू चेक करेंगे एल्स पे जाने के लिए, और एल्स में जाकर आप क्या कहेंगे कि एल्स वाला एक्सप्रेशन चला जाए, और इफ वाली जगह अगर आप पहुंच गए तो ये देन वाला एक्सप्रेशन चला जाए, एंड देन यू गो टू डन एंड देन यू मूव ऑन. ठीक है, तो it creates these separate code regions for your then and else expressions, और ये execute उनमें से appropriate one कर लेता है. तो यानी conditional branches उस तरह लिखी हों या इस तरह लिखी हों, उस सब के सब को आप इस अंदाज में लिख सकते हैं और इस अंदाज में represent कर सकते हैं. अच्छा जनाब, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी, कंडीशनल मूव इंस्ट्रक्शन. तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये कह रही है कि मूव उस वक्त होगा जब कंडीशन फुलफिल हो रही होगी. तो बिल्कुल वैसे ही कंडीशंस लिखी जाएंगी, यानी ये होगा जी मूव इफ इक्वल, मूव इफ नॉट इक्वल, मूव इफ लेस, मूव इफ नॉट लेस, या मूव इफ ग्रेटर, मूव इफ अबव, मूव इफ बिलो. तो ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी. सो ये इंस्ट्रक्शन इस तरह के काम करवाएगी कि इफ द टेस्ट इज सक्सेसफुल देन डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स. So the move happens when this thing works. और ये वाली इंस्ट्रक्शन उन इंस्ट्रक्शंस में से है जो हमने कहा था कि जहां पर हमारा सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं, यानी कि एक इफ एल्स या जितने भी लगे हुए हैं वो सब के सब इवेल्युएट हो जाते हैं, बट ओनली व्हेन इट्स नोन टू बी सेफ. हम हमेशा ये कर नहीं सकते, ये हमेशा होना मुमकिन नहीं होता. सो फॉर एग्जांपल सी कोड आपके पास ये साइड पर लिखा हुआ है, वैल्यू इज इक्वल टू टेस्ट परफॉर्म किया, वैल्यू इज इक्वल टू देन एक्सप्रेशन अगर टेस्ट सक्सेसफुल था, अदरवाइज इट्स इक्वल टू एल्स एक्सप्रेशन. और ये नीचे आप देख रहे हैं जो आप इसका गो टू वर्जन अभी आप देख कर आए हैं, रिजल्ट इक्वल टू देन. अच्छा, अब यहाँ फर्क क्या है, आपने प्रीएम्प्टिवली शुरू में ही आपने रिजल्ट को देन एक्सप्रेशन की इक्वल कर दिया है, एंड देन यू से eval, यानी eval के अंदर आपने else एक्सप्रेशन रखा है. अब आपने अपने टेस्ट परफॉर्म किया, और अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो आपने रिजल्ट को eval की इक्वल कर दिया. यानी इन अदर वर्ड्स आप गौर कीजिए, आपने दोनों ब्रांचेस यानी इफ और एल्स दोनों कामों को पहले से करके रख लिया. ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए, आपके घर एक मेहमान आ रहे हैं और वो आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं, और आपने ये मेक श्योर और आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है,
पहली दफ़ा ही आपके घर आ रहे हैं और आपने उनकी खूब मेहमान नवाजी करनी है, खातिर मदारत करनी है। अब आप बैठ कर सोच रहे हैं कि जी हम उनके लिए चाय बनाएं, या हम उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स रखें, या हम उनके लिए पानी रखें, या हम उनके लिए फल रखें, या हम उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें, या हम उनके लिए सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू नो, जिस तरह हमारा होता है। तो आपने डिसाइड ये किया कि ऑल राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स डू ऑल ऑफ दैट। सो चाय भी बनी रखी है और कोल्ड ड्रिंक्स भी घर में मौजूद हैं और फल भी घर में मौजूद हैं और पानी भी घर में ठंडा मौजूद है, और मिसाल के तौर पर आपने उनके लिए खाने का इंतजाम भी कर लिया, सब कुछ ही कर लिया, सब इवेल्युएट करके रख लिया। नाउ व्हेन द मेहमान कम्स एंड यू आस्क हिम कि आप क्या आपके लिए लाया जाए, आप चाय पियेंगे या ठंडा पियेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने उसमें से जो भी चूज़ किया वो चीज़ रेडी थी और आप वो लेकर आ गए। दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द कंपाइलर इज डूइंग हियर, कि ये अगली इंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले वो सब कुछ करके रख रहा है। अब आपका मेहमान अगर उस वक्त कोई ऐसी बात कर दे जो चीज़ आप उसके लिए तैयार ना हो, तो वो अब आपके मेहमान साहब की गलती है, लेकिन होपफुली जितनी चीज़ें आपने बनाई होंगी उन्हीं में से ही वो कोई चीज़ मांगेंगे, तो आप यूर गुड टू गो। तो ये वाली चीज़ के लिए वी यूज़ द कंडीशनल मूव्स, कि हम पहले से सारे की सारी चीज़ें जो मूव होकर, यानी फ़र्ज़ करें आपका रिटर्न रजिस्टर RAX है, हमें मालूम है ना RAX में रिटर्न होता है, तो जो चीज़ रिटर्न करनी है, वो चाय रिटर्न करनी है या पानी रिटर्न करना है या शरबत रिटर्न करना है, वो रिटर्न करने वाली चीज़ें सब बना के रखी हुई हैं। अब कंडीशन टेस्ट करके बस ये पूछा है इनमें से कौन सा रिटर्न करूँ, तो अब आपने जी x माइनस वाई भी निकाल के रख लिया अपने पास, और y माइनस एक्स भी आपने निकाल के रख लिया अपने पास, और अब कंडीशन टेस्ट की कि इनमें से रिटर्न कौन सा करना है। ये हुए हुए पहले से रखे में, अब करने वाला कोई काम नहीं। ये नहीं है कि जब वो कहेगा कि जी y माइनस एक्स चाहिए, अब आप कहेंगे अच्छा चलो फिर y माइनस एक्स करते हैं। वो कहेगा कि जी मैंने तो पाए खाने हैं, आपका मेहमान, तो अब पाए चढ़ाएंगे खाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपने पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, जो उसने मांगा आपने उसको दे दिया। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और ये हमने कहा था कि ब्रांचेस जो हैं ये काफ़ी डिस्ट्रप्टिव चीज़ होती हैं जब हम पाइपलाइनिंग की बात करते हैं। तो इस वजह से ये बेहतर होता है कि आप पाइपलाइन जो अपनी कंडीशंस हैं उसके सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इवेल्युएट कर लें व्हेनेवर इट्स पॉसिबल, और फिर क्विकली उनमें से वो रिटर्न कर दें जिसके ऊपर कंडीशन फुलफिल होती है। बिकॉज पहले से तो नहीं पता ना कि कंडीशन कौन सी वाली साइड उसकी फुलफिल होगी, जब तक कि एग्जीक्यूशन उस पॉइंट तक नहीं पहुंचती। प्रीफेचिंग हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं पता कि किन वैल्यूज़ के साथ होगी। ऑल्दो आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि we use a bunch of statistics in there and we can predict the outcomes of a branch instruction, a future branch instruction with high accuracy, so up to 98% accuracy के साथ हम बता सकते हैं कि वो instruction जो है वो if की तरफ जाना है या उसने else की तरफ जाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मिसाल के तौर पर एक चौक आपके रास्ते में आगे कहीं पे आना है जिससे आप दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे या सीधे जाएंगे, और तीनों केसेस में आपको कोई अलग अलग चीज़ की ज़रूरत हो। अगर दाएं मुड़ेंगे तो मिसाल के तौर पर आपको कोई टोल टिकट दिखाना हो, अगर बाएं मुड़ेंगे तो आई डोंट नो आपको कोई पैसे पे करने हो, और अगर आपने सीधे जाना है तो आई डोंट नो अपनी गाड़ी के पहियों के ऊपर चेन्स चढ़ानी हो क्योंकि जी वहाँ पर बर्फ़ है, उसके ऊपर गाड़ी चलानी है, व्हाटएवर, आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप। तो अब ऐसे केसेस में प्रिडिक्टिंग कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बहुत यूजफुल हो सकता है। सो द कंपाइलर्स आर एबल टू मेक दीज प्रिडिक्शंस pretty nicely. However, it's better for the अगर आप अपने सफ़र को भी सोचें कि तीनों चीज़ें ही अगर आपके पास तैयार हों कि अगर ना प्रिडिक्शन सही हुई और कुछ और करना पड़ गया तो आप उसके लिए रेडी हों, उस किस्म की तैयारियां यहाँ पे आप कर रहे होते हैं। बेफिक्र रहें, अगर आपको ये चीज़ अभी कच्ची पक्की भी समझ आई है ना, तो आगे जाकर पाइपलाइनिंग हमने पढ़नी है, तो वहाँ ये सब कुछ बहुत आपको वाजे हो जाएगा, ठीक है। सो द कंडीशनल मूव्स डू नॉट रिक्वायर कंट्रोल ट्रांसफ़र, यानी कंडीशनल मूव्स जो हैं बस उसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ता कि किसी और ब्रांच के हिस्से में जाना है, आप सब कुछ करके आए हैं, बस सिर्फ कंडीशनल मूव से ये कहेंगे अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मूव से ये वाली वैल्यू रख दो जो पहले से मैंने पका के रखी हुई है। यहाँ पर आप कंडीशनल मूव्स की एग्जांपल देखेंगे, ये वही वाला कोड है जिसको हम अभी तक देखते आए हैं, सिर्फ अब हम उसको लिख रहे हैं उस अंदाज में कि जहाँ सब कुछ इवेल्युएट करके पहले से रख रहे हैं। सो आपने ये कहा कि मूव क्यू डी आई एक्स रखा आपने, एंड देन आपने ये ब्लू वाला पार्ट इवेल्युएट कर लिया, एक्स माइनस वाई इवेल्युएट करके रख लिया, ठीक है, चाय बना ली। उसके बाद आपने शरबत भी मंगवा लिया, आपने y माइनस एक्स भी कैलकुलेट कर लिया। सो आपने पहले से ही दोनों साइडें कैलकुलेट करके रख ली। नाउ यू डू द कंपैरिजन। अब मेहमान से पूछ रहे हैं आप क्या खाएं पिएंगे, तो अब आपने कहा कंपेयर क्यू आर एस आई आर डी आई, यानी एक्स और वाई को कंपेयर किया, एंड देन यू से सी मूव लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब आपके ये कंडीशनल मूव है, सो कंडीशनल मूव इफ लेस देन और इक्वल टू, यानी अगर आपका x लेस देन और इक्वल टू y था तो तब आप अपने AX रजिस्टर के अंदर else वाली वैल्यू रख दें, यानी y माइनस एक्स की वैल्यू रख दें,
ठीक है, ये वाली वैल्यू रख दें जो आपने कैलकुलेट की थी। अदरवाइज आपने उसके अंदर ऑलरेडी जो वैल्यू ऊपर से रखी हुई है ax के अंदर वो वैल्यू रखी हुई है जो if वाले पार्ट की थी। सो if वाली वैल्यू आप रख कर लाए हैं। अगर उसने क्या, यानी मिसाल के तौर पर आपने पहले से सोचा कि यार ये चाय ही पियेंगे क्योंकि ज़्यादातर मेहमान चाय पीते हैं, तो चाय आप उनके कमरे के अपने ड्राइंग रूम के दरवाजे तक ले आए हैं और अब आप पूछ रहे हैं चाय पियेंगे या शरबत, तो अब आप, अगर तो उन्होंने कहा चाय तो अब आप चाय लेके अंदर चले गए, और अगर उन्होंने कहा शरबत तो आपने ऐन वक्त पर उस ट्रॉली के अंदर जो है वो चाय हटाकर शरबत रख दिया और अंदर लेकर चले गए। ये हो रहा है यहाँ पर, चाय आप RX में रख कर लाए हैं और इस मौके पर कह रहे हैं कि अगर चाय नहीं चाहिए तो फिर इसमें शरबत रख दो, ठीक है, एंड देन यूर रिटर्निंग, ठीक है। और ये याद रहे कि ax के अंदर वैल्यूज हम रिटर्न किया करते हैं। सो होपफुली दिस इज ऑल pretty crystal and pretty clear to you. It's not difficult. It's pretty simple and straightforward. It's just personally I find it elegant to see how these amazing things are happening in the background. आप प्रोग्राम कब से लिखते आ रहे हैं, आपको भी इससे पहले ये बात मालूम नहीं थी कि कितने इंटरेस्टिंग काम होते हैं when you press a key to say कि compile my program. What wonders are happening in the back end. So this is like wonderful stuff to witness and to see कि किस तरह से हो रहा है। अच्छा जनाब, अब कंडीशनल मूव हम हमेशा नहीं चल सकती, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडीशनल मूव चलाना मुमकिन नहीं होता। अब उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आप ये कह रहे हैं ना कंडीशनल मूव में कि जी इफ और एल्स वाले सारे काम करके रख लो, ठीक है, लेकिन अगर इफ और एल्स वाले काम बहुत ही मुश्किल हैं, मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि जी मेरा मेहमान आ रहा है और मैं उसके लिए, अब पता नहीं वो क्या खाना पसंद करेगा, तो एक खाना मैं उसके लिए ऐसा मंगवा लेता हूँ जो कि पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, मुझे बाहर से मंगवा के रखना पड़ेगा। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रखनी पड़ेगी, आपकी अपनी इमेजिनेशन है और आपका मेहमान है, मेरा इससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं इस मिसाल से। लेकिन फ़र्ज़ करें को बहुत ही मुश्किल खाना है और दूसरा उसमें कोई अजीबो गरीब किस्म की कोई डिश है जिसको पकाने में 2 दिन लग जाते हो, आई डोंट नो, आई नो के पाए और हलीम और इस तरह की चीज़ों में वक्त लगता है। तो अब मेहमान के लिए जितनी चीज़ें हैं, जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों फ़र्ज़ करें बहुत मुश्किल हैं, तो लिहाजा अब दोनों की दोनों करना कोई इतनी अक्लमंदी नहीं लग रही, स्पेशली अगर फ़र्ज़ करें कि वो चीज़ बाद में ज़ाया हो जानी हो, मेहमान ने जो नहीं यूज़ करना वो ज़ाया हो जाना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोग्रामिंग के केस में फ़र्ज़ करें कि जी एक ब्रांच ये कह रही है कि आपने एक पासवर्ड क्रैक करना है और दूसरी ब्रांच ये कह रही है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई nth प्राइम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। सो डूइंग बोथ इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन आइडिया। सो अगर आपकी कॉम्पिटिशन्स इफ और एल्स के अंदर जो हो रही हैं वो बहुत एक्सपेंसिव कॉम्पिटिशन्स हैं, these are very time consuming और space consuming competitions, तो then दोनों को करने की सेंस नहीं बनती। it only makes sense when the competitions are very simple. दूसरी पॉसिबिलिटी तब है when conditional moves don't make sense, when some of the branches are actually risky to compute. So ये वो चीज़ है जहां हम देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि if the condition is fulfilled, और ये हम कह रहे हैं कि क्या ये null pointer है। अगर ये यानी इन अदर वर्ड्स हम जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये नल पॉइंटर तो नहीं है, इफ दिस इज नॉट अ नल पॉइंटर देन डीरेफरेंस इट, अदरवाइज रिटर्न 0। यहां पर आप ये कह रहे हैं। तो अब अगर मैं ये दोनों एग्जीक्यूट करने निकल जाऊंगा तो ये पार्ट तो मेरा एक्सेप्शन क्रिएट कर देगा, आई एम ट्राइंग टू डीरेफरेंस अ नल पॉइंटर, तो लिहाजा मैं नहीं कर सकता, दिस कुड नॉट बी डन, बोथ साइड्स कुड नॉट बी डन। सो यहाँ पर दोनों साइड्स एवेल्यूएट हम नहीं कर सकते और इससे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपके कंप्यूटेशन के साइड इफेक्ट्स हैं, यानी हम जो चीज़ जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम उसके रिजल्ट्स पहले से रख लेंगे तो वो रिजल्ट्स हमारी इस कंप्यूटेशन को ही इम्पैक्ट, टेस्ट को ही इम्पैक्ट कर देंगे। वो यानी x की वैल्यू ही बदल जाएगी, x इंटू 7 हो रहा है और ये x प्लस 3 हो रहा है, तो x की वैल्यू ही बदल जाएगी। यानी जिस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि पहले से ये करके रख लो और ये करके रख लो, नहीं कर सकते क्योंकि उससे वही वेरिएबल ही चेंज हो रहा है जिस वेरिएबल को आपने टेस्ट किया था। तो इन दिस कुड नॉट बी डन, ठीक है। तो आपका जो है वो कंप्यूटेशन साइड इफेक्ट फ्री होनी चाहिए, उस सूरत में आप ये काम कर सकते हैं कंडीशनल मूव का, अदरवाइज आप कंडीशनल मूव्स नहीं यूज कर सकते।